तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये वीडियो हम कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस पे चैप्टर वाइज। जो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है उसमें जो चैप्टर वाइज है, जो अलग अलग चैप्टर्स आते हैं पॉलिटी की बुक में, उसमें एक एक चैप्टर पे क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेके आए हैं जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोअर पीसीएस की, अपर पीसीएस की, एफआरओ की या आरओ की, चाहे उत्तराखंड हाई कोर्ट में हो, उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी सभी एग्जाम से पूछी जाती है। तो पॉलिटी की बुक का पहला सवाल है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप देखते हैं कि इनमें से कितने सवालों के आप सही जवाब दे पाते हैं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, और आपके जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं, तो कितने मार्क्स आए हैं आपके। एक क्वेश्चन एक नंबर दीजिएगा सही होने पर, और नेगेटिव मार्किंग मत कीजिएगा, 0 नंबर दीजिएगा अगर आपका आंसर कोई गलत होता है तो। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले किसने सजेस्ट किया, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो एक आज़ाद भारत का संविधान लिखा जाना चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा बननी चाहिए, इसका आइडिया, ये सबसे पहले विचार किसने सुझाया था। तो ये महात्मा गांधी जी ने सुझाया था, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, या एम एन रॉय ने। तो जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे डॉक्टर एम एन रॉय, उन्होंने ये जो आइडिया था वो दिया था। फिर नेक्स्ट आता है कि वाई वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था। इसके चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया, यानी कि इसने भारत पर जो ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण है उसकी शुरुआत को चिन्हित किया। इसने अबॉलिश किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ऑन ट्रेड, यानी कि इसने व्यापार पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था क्या। फिर नेक्स्ट आता है कि इट इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्या इसने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को ये लेके आया, अंग्रेजी शिक्षा को, या इसने अलाउ किया इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो बी सी डी, देखो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। इसने मार्क किया बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, और उसके बाद धीरे धीरे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट साइन होता है। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल को लाने के लिए भारत के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो मुख्य क्या कारण था लाने का अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि 1781 के संशोधन अधिनियम, जिसे निपटान अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस हैं कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करना था कैलकाटा में, नहीं, वो तो 1773 से ही हो गया था। टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट तो टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी। फिर इंट्रोड्यूस करना था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भारत में, या हमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन देना था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो जो प्राइमरी पर्पस था अमेंडिंग एक्ट 1781 यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, वो था इसमें ऑप्शन नंबर बी, टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि इनमें से कौन सा एक फीचर है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का इनमें से क्या एक फीचर है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेपरेटेड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, प्रोवाइडेड द गवर्नर जनरल विद कंप्लीट ऑटोनॉमी। तो ये सब फीचर्स बताए गए हैं, इनमें से कौन सा फीचर ऐसा होगा जो सारे के सारे फीचर्स एक ही ऑप्शन में सही लिखे हुए हैं। फिर दूसरा आता है कि इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए, अलाउड फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरसाइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर तीसरा दिया गया कि अलाउ इंडियंस टू सर्व ऑन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, इस्टेब्लिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया था। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रोवाइडेड फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया, सिविल सर्विस को एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा भी नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया, कमर्शियल फंक्शंस पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओवरसाइट आने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी पे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो करेगी उसको ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश हुकूमत देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से क्या फीचर्स थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। तो चार्टर एक्ट 1833 के क्या फीचर्स थे? तो ऑप्शन है आपके, सबसे पहला ऑप्शन है कि इसने एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की मोनोपोली को, ये किया था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया, अलाउ किया भारतीयों को कि वो हायर गवर्नमेंट पोस्ट में जा सकते हैं, और एक लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। फिर सेकेंड आता है कि इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल भारत के, कि भारत के गवर्नर जनरल होंगे अब। इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में, इसको कहा गया। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, नहीं ये तो पहले ही हो चुकी थी, और स्लेवरी को अबॉलिश किया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इस्टेब्लिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन को, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप की। फिर लिमिट करी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की, इस्टेब्लिश की इंडियन यूनिवर्सिटीज़, सती प्रथा को बैन किया गया, और सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड किया गया। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसने अबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली को, फिर सेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर अलाउ किया भारतीयों को कि आप हायर गवर्नमेंट पोस्ट में आ सकते हैं, और एक लॉ कमीशन भी इस्टेब्लिश किया। तो यही इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक एक्ट ऐसा है जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने रिसीव करा एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि पूरे जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें जितना भी लेजिस्लेशन करने का, यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार है, वो गवर्नर जनरल के पास रहेगा। तो चार ऑप्शंस हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, चार्टर एक्ट 1833 से, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 से। फिर नेक्स्ट आता है कि क्यों चार्टर एक्ट 1853 को कंसिडर किया जाता है। तो 1853 के आर्टिकल को या चार्टर एक्ट को क्यों एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क माना जाता है ब्रिटिश भारत में, कि क्या इसने पहली बार एक कंपटीशन किया था सिविल। फिर सेकंड ऑप्शन कहता है कि क्या इसने अबॉलिश किया था मोनोपोली को ईस्ट इंडिया कंपनी की इन ऑल ट्रेड विद इंडिया। फिर इट इस्टेब्लिश द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जिसने प्रोवाइड किया था पहली बार कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होगा भारतीयों का ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसमें से 1853 के आर्टिकल ने क्या किया था, या चार्टर ने क्या किया था, कि इसने पहली बार एक ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे भारत के। लॉर्ड कैनिंग थे, डलहौजी थे, कर्जन थे, या रिपन थे। तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। तो 8th का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट को हम एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, और क्या इसने सिग्निफिकेंटली ऑल्टर किया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। तो पहला ऑप्शन कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को कहते हैं क्या, और यस इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को कहते हैं क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को कहते हैं। यही इसका सही जवाब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। और क्या इसने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ऑल्टर किया था, कि जो सरकार चलाने का जो तरीका था उसको ऑल्टर किया था, बिल्कुल किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद इस एक्ट को लाया गया था। तो इट एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल को ख़त्म किया और भारत को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर ये ले आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 को कंसिडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन के थ्रू ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने कि क्या इसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय प्रतिनिधियों को पेश किया गया है। फिर सेकंड था
कि इट प्रोवाइडेड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण की बात की गई थी क्या, एंड अलाउड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि विधायी प्रक्रियाओं में भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी गई थी क्या, ये सब चीज़ें दी गई थी क्या 1861 के एक्ट में। फिर इसने अबॉलिश कर दिया था क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को। और चौथा कहता है कि इसने इस्टेब्लिश किया था पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो इनमें से सही उत्तर क्या है, तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि इट प्रोवाइडेड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो विकेंद्रीकरण किया गया प्रशासन में, और अलाउ फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीयों का भी यहाँ पे अब समागम हुआ कि भारतीय भी इसमें आने लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच 3 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू लॉर्ड कैनिंग्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1862। तो लॉर्ड कैनिंग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कौन 3 भारतीय थे जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं कि राजा राधाकांत देव थे, सर सैयद अहमद खां थे और टी माधव राव थे, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नेहरू जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या सैयद अमीर अली थे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, या फिर राजा राम मोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नेहरू जी। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि राजा राधाकांत देव थे, सर सैयद अहमद खां थे और टी माधव राव थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर फीचर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो इनमें से क्या फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि इसने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो अलग अलग निर्वाचन होंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि विधायी परिषदों में जो संख्या थी उनको बढ़ाया गया, सीट्स की संख्याओं को। ये अलाउ किया गया काउंसिल्स को कि आप बजट्स को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसने इंट्रोड्यूस किया लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन को, अलाउ किया काउंसिल्स को कि आप डिस्कस कर सकते हैं बजट्स को, एक्सपेंडेड काउंसिल्स फंक्शंस टू इंक्लूड क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि क्या इसने क्रिएट किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, यानी कि अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया और वाइसरॉय की पोस्ट बनाई, नहीं ये तो पहले ही बन चुकी थी। फिर नेक्स्ट कहता है कि क्या इसने इस्टेब्लिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, अलाउ किया इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स को और गवर्नर जनरल की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया। तो इनमें से क्या सही जवाब है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि इसने लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया, काउंसिल को कहा गया कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, काउंसिल के फंक्शन को भी बढ़ाया गया और वहाँ पे ये भी ताकत दी गई कि भारतीय जो हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो अलग बात है कि ब्रिटिश हुकूमत चाहे तो उसका जवाब दें और चाहे जवाब ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या चेंजेस लेके आए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था 1909 का, वो मोर्ले मिंटो सुधार जिसको कहा जाता है, तो वो क्या सुधार लेके आए। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि क्या इसने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, बिल्कुल सही बात है। इसने इंक्रीज़ की इंडियन मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और अलाउ किया लिमिटेड लेजिस्लेटिव फंक्शन फॉर मेंबर्स। सेकंड कहता है कि इसने एंड किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, नहीं ये तो पहले ही हो चुका था। ब्रॉट इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी पहले हो चुका था। इस्टेब्लिश किया पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल को, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो ये तो कुछ नहीं है ऑप्शन, ये तो गलत है। फिर इसने इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की, नहीं ऐसा भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी। फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि इसने ग्रांट किया कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियन प्रोविंसेस, अलाउड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। इंट्रोड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स आया था मुस्लिम्स के लिए, इंक्रीज हुआ इंडियन मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लागू हुआ लिमिटेड लेजिस्लेटिव फंक्शन फॉर मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि इनमें से पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया और किस पोजीशन पे वो अपॉइंट हुए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए थे या दादा भाई नेहरू जी हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो लॉ मेंबर के रूप में इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिनको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू ग्रांट कंप्लीट सेल्फ रूल टू इंडिया, जो कि इनिशिएट किया था लॉर्ड रिपन ने। नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं था। टू इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस, कि डायरची जो है द्वैध शासन लागू करा जाए प्रोविंसेस में और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए धीरे धीरे, जिसको एडविन मोंटेक्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट कहता है टू इम्प्लीमेंट अ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, जिसको साइमन कमीशन ने स्टार्ट किया। या टू ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, जिसको लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किए? मोंटेगू ने, एडविन मोंटेगू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय थे और एडविन मोंटेगू उस टाइम पे भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर थे जिनको भारत के चीज़ों के लिए अपॉइंट किया गया था, भारत के अफेयर्स को देखने के लिए अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन किनको इंक्लूड करते हैं? क्या 3 मेन फीचर्स हैं और 7 क्या एंसिलरी फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के? देखिए काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन हैं इसमें। तो मेन फीचर्स क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के, और एंसिलरी फीचर्स यानी कि जो थोड़े से और जो फीचर्स थे वो क्या थे, वो सब आपको बताने हैं। कि डायरकी थी प्रोविंसेस में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि जो द्विसदनीय विधायिका थी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी यानी कि सीमित मताधिकार था। ये तो थे मेन फीचर्स। एंसिलरी फीचर्स क्या हो सकते थे? कि सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, प्रोविंशियल बजट ऑटोनॉमी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया था, काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया गया था, सेल्फ गवर्निंग राइट्स मिल गए थे और रेगुलर बजट डिस्कशंस हो गया था। तो इनमें से आपको बताना है कि ये तो पहला ऑप्शन है, फिर इसी तरह से बी ऑप्शन है, इसी तरह से सी ऑप्शन है, इसी तरह से डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन ही इसमें बिल्कुल सही जवाब है कि जो मेन फीचर्स थे वो यही थे कि प्रोविंसेस में डायरकी आ गई थी यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन आ गया था, उसके बाद द्विसदनीय विधायिका आ गई थी, सीमित मताधिकार आ गया था और दूसरी विशेषताएं क्या आ गई थी कि आरक्षित विषय हो गए थे, कुछ कार्यकारी परिषदें बढ़ा दी गई थी, प्रांतीय बजट आ गए थे, स्वायत्ता आ गई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, परिषद के आकार में वृद्धि हुई थी, सीमित स्वशासी अधिकार और नियमित बजट चर्चा भी आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन ऑफ 1927। तो साइमन कमीशन 1927 की क्या इनमें से रिकमेंडेशंस थी एंड डिड दे सर्व एज अ बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की? क्या उन्होंने एक बेस बनाया 1935 एक्ट के लिए? तो रिकमेंडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्या साइमन कमीशन ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिकमेंड किया था? और दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कि क्या उन्होंने एक बेस बना था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए? तो आंसर कहना है वो नो, कि वो यूज़ नहीं किए गए थे क्या? या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर दूसरा ऑप्शन सही होगा कि रिकमेंडेड डायरकी एट द सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एक्सपेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, और यस इसने 1935 के एक्ट को बनाने में हेल्प की। फिर तीसरा है रिकमेंडेड अबॉलिशिंग ब्रिटिश रूल एंटायरली। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा होगा साइमन कमीशन ने बिल्कुल भी। और चौथा कहता है रिकमेंडेड इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। ये ऐसा भी साइमन कमीशन ने कुछ नहीं कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि केंद्र में द्वैध शासन लग जाए, प्रांतीय स्वायत्ता आए, प्रतिनिधि संस्थानों के विस्तार की सिफारिश की गई थी और इन सिफारिशों ने बड़े पैमाने पर 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसको आकार देने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक जो पुरस्कार था या उसको पंचाट भी कहते हैं, वो क्या था और उसको किसने डिक्लेयर किया था? तो एक स्कीम थी एजुकेशनल रिफॉर्म की? नहीं, कम्युनल अवार्ड एजुकेशनल रिफॉर्म की एक स्कीम नहीं थी। एक डिसीजन था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए मिनॉरिटीज़ को, और उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैकडोनल्ड ने लॉन्च किया था या डिक्लेयर किया था। हाँ, ये सही हो सकता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अवार्ड था क्या? नहीं। एक ट्रेड एग्रीमेंट था? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रामसे मैकडोनल्ड, उनके द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का निर्णय किया गया था। और 19 क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या एक फीचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, कि क्या कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर में डायरकी और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी? दूसरा ऑप्शन कहता है कि डोमिनियन स्टेटस की ग्रांटिंग, पूरी इंडिपेंडेंस देना है? नहीं, ऐसे तो कुछ बात नहीं थी, फुल इंडिपेंडेंस तो नहीं देना था। कंप्लीट सेल्फ रूल एट द प्रोविंशियल लेवल, एबॉलिशन ऑफ ऑल ब्रिटिश पोजीशंस? नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं था।
फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूव ऑफ ऑल ब्रिटिश ऑफिसर्स, नहीं ब्रिटिश ऑफिसर्स को रिमूव नहीं करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कि पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और उसमें साथ में संघीय संरचना और केंद्र में द्वैध शासन और अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो ये सब फीचर्स थे 1935 के एक्ट के। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपके इन महत्वपूर्ण इन इम्पॉर्टेंट 19 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही जवाब हुए हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई डाउट आता है आपको, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपको किस और टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।